Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the environment lecture series, this is lecture number 9. तो आपको याद होगा we have done lecture number 8 जिसमें हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डील किया था और आज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो चलिए हम अपने एक्वेटिक इकोसिस्टम को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब क्या है, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, वाटर बॉडीज में। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बेसिक आप याद रखिएगा, प्लांट्स एनिमल्स आर फाउंड इन वाटर बॉडीज। अब इसको हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का। ध्यान रखिएगा जो क्लासिफिकेशन मैंने बनाया हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। तो सैलिनिटी के बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन बनाया अबाउट एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो तीन इसका अपन का सैलिनिटी के हिसाब से अपन ने डिफरेंशिएट किया एक्वेटिक इकोसिस्टम का, वो है पहला है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सेकेंड वन इज ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम और जो थर्ड है वो है मैराइन इकोसिस्टम। अब ये सैलिनिटी के टर्म्स में डिफरेंस किया अपन ने, तो क्या है चलिए अपन एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, अगर सैलिनिटी लेस देन 5 ppt है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब लेस देन 5 ppt का मतलब है 5 पर 1000, याद रखिएगा 5 पर 1000 मतलब 1000 ग्राम में 5 ग्राम नमक है, ठीक है। तो याद रखिए 5 ग्राम सॉल्ट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर लेस देन 5 ppt है तो उसको क्या कहते हैं हम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दो टाइप के होते हैं, लेंटिक एंड लोटिक, ठीक है। अब लेंटिक का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा वाटर बॉडी जो स्टैटिक हो, स्टैटिक मतलब स्टैंडिंग हो, मूव नहीं कर रहा हो, उसको कहते हैं हम लेंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एग्जांपल जैसे पॉन्ड्स, तालाब एक स्टैटिक होता है, मूव नहीं करता है, तो वो हो सकता है लेंटिक का एग्जांपल। स्वैम्प्स, ठीक है, दलदल जिसको अपन कहते हैं, तो ये भी मूव नहीं करता है। सेकेंड होता है लोटिक इकोसिस्टम, ठीक है, लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ये ऐसा होता है जो रनिंग मतलब पानी यहां पर जो रहेगा वो मूव करेगा, जैसे कि एग्जांपल रिवर्स, वाटरफॉल्स, ये सब क्या है, लोटिक का एग्जांपल है, ठीक है। तो याद रखिए लेंटिक और लोटिक क्या होता है, ये टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, अगर हम देखें वाटर की सैलिनिटी जो यहां पर है वो 5 ppt से लेके 35 ppt तक है, ठीक है। तो ऐसे वाटर इकोसिस्टम को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। एग्जांपल है एस्चुरीज, ठीक है। अब व्हाट इज एस्चुरी ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर किसी को आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एस्चुरी और डेल्टा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बाकी इसकी डिटेलिंग आगे होगी, ठीक है। थर्ड जो है वो है मैराइन इकोसिस्टम। अगर यहां पर आपका पीपीटी जो है, सैलिनिटी जो है वाटर की, वो 35 ppt से ज्यादा या उसके बराबर हो तो उस इकोसिस्टम को हम कहते हैं, वाटर इकोसिस्टम को मैराइन इकोसिस्टम। याद रखिएगा जैसे ओशंस, सीज, तो ध्यान रखिए जो ओशन और सीज है ये बहुत खारे पानी के होते हैं, आपको पता ही है। तो यहां पे जो पीपीटी रहता है वो रहता है 35 5 पर 1000, उससे ज्यादा या उसके बराबर। देखिए मैंने यहां पर सिंबल ही बना रखा है, ये परसेंटेज का नहीं है, ध्यान रखिएगा ये पीपीटी का सिंबल है। इसको ऐसे भी करके आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आंसर होगा। इसमें हो सकता है ऑप्शन में आपको एक ऐसा दे दे, ठीक है, एक में डबल दे दे, एक में ट्रिपल दे दे। तो याद रखिएगा आपको एक सिंगल ऊपर है और नीचे 2 है, ठीक है। ये 35 ppt है, ठीक है। तो ये अपना था क्या, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी। हम आगे बढ़ते हैं, अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जो पानी में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी बात करते हैं। और ये हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, जहां पाए जाते हैं उनके हिसाब से हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। ये टर्म्स ऑलरेडी बहुत से एग्जाम में आ चुके हैं, यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट में ऑलरेडी इस साल क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है न्यूस्टन। न्यूस्टन का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एयर और वाटर के इंटरफेस में रहते हो, मतलब पानी के अपर सरफेस में और एयर के सरफेस के बीच में रहते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं न्यूस्टन। जैसे कोई इंसेक्ट है, पानी के ऊपर आपने देखा होगा ऊपर तैरता टाइप का लगता है आपको, ठीक है, कि वो स्विम कर रहा हो टाइप का, ठीक है। तो ऐसे इंसेक्ट्स को अपन न्यूस्टन कह सकते हैं। या तो फिर जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पानी के ऊपर पाए जाते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, न्यूस्टन, जो एयर और वाटर के इंटरफेस में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है पेरीफाइटन, ठीक है। पेरीफाइटन क्या होता है, ध्यान रखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म
विच आर अटैच टू द स्टेम एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स। मतलब कोई वहां पर पानी में कोई रूटेड प्लांट होगा, ठीक है, उस और वो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, उसकी स्टेम से या उसकी लीव से क्या हो जाएंगे, अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल अपन लिख सकते हैं इसमें एल्गी, ठीक है, तो एल्गी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पेरीफाइटन, ठीक है। अगला जो टर्म है वो है प्लैंकटन, ये शायद आपने बहुत सुना भी होगा प्लैंकटन, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, कहने का मतलब यहां पर वो अटैच्ड नहीं रहते हैं, वो इंडिविजुअली दे आर फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, आपने सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है। फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो प्लांट साइड से होंगे उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और जो ध्यान रखिएगा एनिमल साइड से होंगे उनको जूप्लैंक्टन कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल, इसमें भी एल्गी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो एल्गी कहीं कहीं ध्यान रखिएगा अटैचमेंट में पाए जाते हैं, कहीं कहीं इंडिपेंडेंट भी रहते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल एल्गी हो गया, और प्रोटोजोआ जो है वो एग्जांपल हो सकता है किसका, जूप्लैंक्टन का। तो याद रखिए तीन टर्म्स अपन ने कर लिए, न्यूस्टन, पेरीफाइटन और प्लैंकटन, ठीक है। अब हम फोर्थ टर्म पे आते हैं, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्टन। नेक्टन क्या होता है, मान लीजिए जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, पानी है, उसमें जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वेव्स जो चलती है ना, जैसे वाटर करंट जो मूव करती, पानी मूव करता है, वो उसको ओवरकम कर सकते हो। जैसे कि फिशेस, ठीक है, पानी में फिश रहती हैं, वो आराम से खुद से स्विम कर सकती हैं कि नहीं, दे आर इटसेल्फ अ पावरफुल स्विमर्स। तो पानी में कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से मूव करते हैं, ठीक है, जैसे फिश हो गई, ठीक है, और भी आप कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं जो खुद से मूव कर रहे हैं, ठीक है, दे कैन ओवरकम द वाटर करंट ऑल्सो, इनको हम कहते हैं नेक्टन, एग्जाम्पल फिश, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेंथोस, नाम से ही पता चला, बेंथोस का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। तो जो वाटर बॉडी होती है उसके सबसे नीचे पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं क्या, बेंथोस। तो याद रखिएगा बेंथोस सबसे बॉटम में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब जो हमारा अगला टॉपिक है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल हो पाई है, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो दो फैक्टर हैं, ऑक्सीजन एंड सनलाइट। मतलब लाइट है फर्स्ट, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो अपन इन दोनों के बारे में ही देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं लाइट की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है पानी के अंदर भी लाइट जाती है, ठीक है, लाइट आती है। ऑफ कोर्स जितना अंदर वाटर के अंदर जाती जाएगी लाइट, लाइट कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा लाइट कहां पे पाई जाएगी, सरफेस ऑफ द वाटर में, और एज यू मूव डाउन लाइट कम होती है, ये बात तो सबको पता है। तो चलिए हम लाइट के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, फोटिक जोन एंड सेकेंड इज एफोटिक जोन। फोटिक जोन को हम कहते हैं यूफोटिक भी, याद रखिएगा एक ही बात है, फोटिक या यूफोटिक, और एफोटिक को हम याद रखिएगा प्रोफंडल जोन भी कहते हैं। तो दोनों एक ही बात है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द नेम्स। अब मैं बताता हूं फोटिक जोन क्या होता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहां देता हूं, ये पानी है, ठीक है, ये पर पानी का टॉप सरफेस है, ठीक है, और यहां पर सन है, यहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए 100% सनलाइट आई, कहां पर, सरफेस ऑफ द वाटर में। अब लाइट नीचे जाएगी पानी के, तो लाइट क्या होती है, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जहां तक लाइट 1% अपन को मिल रही है, मतलब किसके 1%, जितना भी यहां पे आया होगा उसका 1%, ठीक है। तो इस पूरे जोन को अपन कहेंगे फोटिक जोन। तो मतलब लाइट ऊपर 100% है, और 1% भी लाइट अगर सरफेस में जो आ रही थी उसका 1% भी नीचे मिल रहा होगा, वहां तक उस जोन को हम कहते हैं फोटिक जोन। तो व्हाट इज फोटिक जोन, लाइट लेवल इज 1% ऑफ व्हाट, ऑफ दैट ऑफ सरफेस। मतलब सरफेस में इतनी लाइट पड़ी तो उसका 1% जहां तक आ रहा है वो पूरा जोन होता है फोटिक जोन, ठीक है। यहां पर क्या पॉसिबल है, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, क्योंकि लाइट है तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, और दूसरा रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पायर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वहां पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों पॉसिबल है, फोटिक जोन इसे कहते हैं। अब जहां 1% तक तो लाइट जहां तक थी उसे फोटिक जोन का, उसके नीचे वाले सरफेस को हम कहते हैं एफोटिक जोन या प्रोफंडल जोन, ठीक है, रखिएगा। एफोटिक जोन मतलब एंड ऑफ फोटिक जोन टू द बॉटम ऑफ द लेक, मतलब जहां पर फोटिक जोन एंड हो रहा है वहां से एकदम बॉटम ऑफ द सरफेस, उस पार्ट को हम कहते हैं एफोटिक जोन। क्या यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं, क्योंकि लाइट नहीं है, कम है। तो यहां पर सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, ना कि फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा। इसको हम लोअर लेयर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो आपसे पूछा सकता है कि लोअर लेयर ऑफ इकोसिस्टम मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम किसे कहते हैं, तो आंसर वुड बी व्हाट, याद रखिएगा एफोटिक जोन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पर लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, याद रखिएगा, कोई फोटोसिंथेसिस वहीं से पॉसिबल
पॉसिबल है। अब हम आते हैं सेकेंड फैक्टर पे, जो मैंने बोला ऑक्सीजन, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। आपको पता है ऑक्सीजन पानी में पाई जाती है, बिल्कुल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पाई जाती है। अब आपके दिमाग में होगा पानी में ऑक्सीजन आती कैसे है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये बात याद रखिएगा कि फ्रेश वाटर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 10 ppm मतलब 5 पर मिलियन, ठीक है, बाय वेट ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो याद रखिएगा बहुत कम ऑक्सीजन रहती है फ्रेश वाटर, वैसे ही पानी में ऑक्सीजन बहुत कम है। मैंने बताया 10 ppm बाय वेट, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है किसमें, वाटर में, ठीक है। अब इसमें भी अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन पहुंचती कैसे, एंटर कैसे करती है वाटर बॉडी में, तो इट एंटर्स थ्रू एयर वाटर इंटरफेस। आपको भी पता है पानी और एयर के बीच में इंटरफेस है, तो वहां से पानी ऑक्सीजन क्या होती है, पानी में डिसॉल्व हो जाती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा अभी मैंने बताया आपको फोटोसिंथेसिस होता है, कहां पर, एक्वेटिक मतलब वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो वहां से ऑक्सीजन निकलती है, तो ऑक्सीजन वहां पर डिसॉल्व हो जाती है। तो दो तरीके हैं, एक एयर वाटर इंटरफेस, दूसरा फोटोसिंथेसिस। अब जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो एस्केप कैसे होती है, बाहर कैसे जाती है, उसके लिए भी थ्रू एयर वाटर इंटरफेस। अगेन एयर वाटर इंटरफेस है तो डिसॉल्व भी हो सकती है और एग्जिट भी कर सकती है। प्लस दूसरा रेस्पिरेशन, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ है, अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रेस्पायर करेंगे, तो आपको पता है इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी, वो ऑक्सीजन लेंगे और एग्जिट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उससे भी रेस्पिरेशन से भी ऑक्सीजन खत्म होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन जो रहती है वो लेस सॉल्युबल रहती है वार्म वाटर में, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन पानी, गर्म पानी में डिसॉल्व, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन रहती है लेस सॉल्युबल इन वार्म वाटर, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो मान लीजिए अगर पानी गर्म है तो क्या ऑक्सीजन उसमें ज्यादा डिसॉल्व होगी, नहीं डिसॉल्व होगी। वही मैंने लिखा ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल इन वार्म वाटर, देयरफॉर अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसका, पानी का और वाटर, तो क्या होगा बताइए, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑक्सीजन लेस डिसॉल्व होगी, तो डिप्लीशन क्या होगा, पानी में जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो जाएगी, डिप्लीट कर जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया और गर्म वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती नहीं है इजीली। तो इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ O2 फ्रॉम वाटर, O2 कम होने लगता है। अब इसको आप लिंक करिए ग्लोबल वार्मिंग से, इसको आप एनवायरमेंट चेंज से लिंक कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व जो थी वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है, डिप्लीट हो रही है। इससे जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो रही है, हार्म हो रही है हमारी। तो ग्लोबल वार्मिंग का देखिए कितना बड़ा इफेक्ट है, ये याद रखिएगा पॉइंट, मैंने लिखा भी है। और एक और खास पॉइंट है कि जो वार्म वाटर रहता है, वार्म वाटर में डीकंपोजिंग एक्टिविटी जो होती है ना, डीकंपोजर्स जो रहते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो सोचिए अगर पानी में डीकंपोजिंग एक्टिविटी बढ़ गई तो ऑक्सीजन और खत्म हो जाएगी, और वार्म वाटर में डीकंपोजिंग एक्टिविटी ज्यादा होती है। कहने का ना वार्म वाटर एनहांस द डीकंपोजिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज, ठीक है। तो गर्म पानी होगा तो कितना डिसएडवांटेज आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ग्लोबल वार्मिंग, इसमें मैंने लिखा भी है लिंक विद ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप बता सकते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में कम हो रही है, इससे एक्वेटिक लाइफ हार्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक खास पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि याद रखिएगा पानी का वाटर टॉलरेंस जो है वो बहुत ही कम रहता है। कहने का मतलब जो पानी का टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही स्लाइटली चेंज होता है। याद रखिएगा वो जिस तरह एयर का टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का, उस तरह चेंज नहीं होता है, बहुत स्लाइट चेंज होता है। तो मैंने लिखा भी है देयर इज नैरो वाटर टॉलरेंस, बहुत वाटर टॉलरेंस बहुत कम होता है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। कहने का मतलब अगर स्मॉल चेंज भी हुआ पानी के टेम्परेचर में तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है एक्वेटिक लाइफ में, जबकि ऐसा उसमें नहीं होता। किसमें, अगर हम बात करें लैंड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर इतना मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए मैं लिखा भी देखो स्मॉल चेंज इन वाटर टेम्परेचर ग्रेटर थ्रेट टू एक्वेटिक इकोसिस्टम, जबकि अगर स्मॉल चेंज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर हो जाए टेम्परेचर का तो उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट एक्वेटिक इकोसिस्टम में पड़ता है इफेक्ट, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया जो लिमिटिंग फैक्टर थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, दैट इज ऑक्सीजन और लाइट। दोनों के मैंने आपको यूज बता दिए कितने इंपॉर्टेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेक इकोलॉजी। लेक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वेटलैंड्स भी देखेंगे, अभी तो हम लेक देख लेते हैं लेक होता क्या है। याद रखिएगा लेक क्या है, एक स्टैंडिंग वाटर है, ठीक है। दूसरा एक लार्ज एरिया रहता है, एक स्टैंडिंग वाटर रहता है, और थर्ड पॉइंट डेप्थ रहती है उसमें। इस चीज को हम लेक कहते हैं। तो लेक इज व्हाट, स्टैंडिंग वाटर विथ लार्ज एरिया विद डेप्थ इज नोन एज लेक। और मैंने 3 बेसिक पॉइंट लिख दिए, आप याद कर लीजिएगा। लेक सुपीरियर यूएसए में है, इट्स अ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। लेक बैकाल डीपेस्ट लेक है, रशिया में है। लेक चिलिका लार्जेस्ट लेक है इंडिया में। अगर आपसे पूछा है लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, फ्रेश वाटर नहीं, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, तो आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं, आंसर है कैस्पियन सी,
ठीक है। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन फ्रेश वाटर पूछे तो लेक सुपीरियर वुड बी द आंसर, ठीक है। अब अगर हम लेक की बात करें, डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि डेप्थ, एरिया प्लस स्टैंडिंग वाटर। अगर मैं लेक के जोन्स की बात करूं तो यहाँ पे 3 जोन्स पाए जाते हैं लेक में, याद रखिए देयर आर 3 जोन्स ऑफ लेक, ठीक है। वो 3 जोन हैं कौन कौन से? पहला है पेरिफेरल जोन, सेकेंड है ओपन वाटर जोन, थर्ड है बेंथिक जोन। बेंथिक अभी मैंने बताया था, है ना, कि एकदम बॉटम वाला है। तो बताया था पेरिफेरल जोन क्या होता है, इसको लिटोरल जोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। व्हाट जोन? लिटोरल जोन। तो एकदम टॉप का जो वाटर रहता है ना, ठीक है, जहां शैलो वाटर अपन कह सकते हैं, जहां मिलता है, ठीक है। तो टॉप का जो वाटर का जोन है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल जोन या लिटोरल जोन, ठीक है। सेकेंड है ओपन वाटर जोन बियॉन्ड लिटोरल जोन, मतलब लिटोरल जोन के अगर नीचे की बात करें अपन, ठीक है। तो अगर अपन जोन्स बनाए कुछ ऐसा, तो देखिए, ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग वाला जोन है, ठीक है, ये वाला जहाँ शैलो वाटर मिल रहा है, इसे अपन क्या कहेंगे? ये मान लीजिए पूरा पानी है, यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है स्टार्टिंग वाला, इसे क्या कहते हैं अपन? पेरिफेरल जोन। इसके आगे अपन क्या कहेंगे? ओपन वाटर बियॉन्ड लिटोरल, मतलब लिटोरल के आगे अगर अपन जाएंगे तो कौन सा जोन पड़ेगा? ओपन वाटर जोन, ठीक है। यहाँ पर वाटर डीप होता है, वाटर इज क्वाइट डीप। थर्ड होता है बेंथिक जोन, बॉटम में। अगर हम और नीचे पहुंचेंगे इसके, तो जो एकदम नीचे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? बेंथिक जोन, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत बेसिक वर्ड से आ सकता है। पेरिफेरल जोन टॉप का होता है कि बॉटम का, जाके टॉप का, इनके बीच का है ओपन वाटर, और सबसे नीचे कौन है? बेंथिक जोन। अब जो मैंने लिखा है टॉपिक एजिंग ऑफ लेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजिंग ऑफ लेक्स होता क्या है? आपको पता होगा कि लेक्स में क्या होता है कि सरफेस, अच्छा, लेक्स में वाटर कैसे पहुंचता है? लेक्स में वाटर पहुंचता है या तो रिवर्स के थ्रू वाटर पहुंच जाता है, मतलब सरफेस रन ऑफ की वजह से पहुंच सकता है, या तो ग्राउंड वाटर से लेक्स में वाटर आ सकता है, उसकी वजह से लेक में वाटर आता है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको सरफेस रन ऑफ, मेजर सोर्स तो मैं बता दूं, सरफेस रन ऑफ होता है, ठीक है, आसपास से पानी जो कलेक्ट होता है। अब जो सरफेस रन ऑफ है, मान लीजिए रॉक्स के ऊपर से आ रहे हैं, तो क्या लेके आएंगे? मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, सब लेके आएंगे, और ये सारा किस में आकर फिलअप हो जाएगा? लेक्स में। और जब ये फिलअप होगा मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, उसकी वजह से क्या होगा? लेक जो होगी वो फिल्ड अप हो जाएगी प्रॉपर। फिल्ड अप कहने का मतलब, अब जब न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे तो वहां पर ग्रोथ होगी, एल्गी ब्लूम होगा, एल्गीज की ग्रोथ होगी, तो एक तरीके से पूरी लेक की जो डेप्थ वगैरह वो सब खत्म होने लगेगी। तो अपन कह रहे हैं एजिंग ऑफ लेक्स इसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब लेक से क्या होने लगती है, वो पूरी तरीके से फिल्ड अप होने लगती है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज ऑफ द, उसकी डेप्थ भी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। इसको कहते हैं एजिंग ऑफ लेक्स। अब यहीं से एक कॉमन टर्म आता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन। मैं मैनमेड नहीं बोलो, नेचुरल यूट्रोफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, अभी मैंने बताया आपको कि मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर लेके आता है सरफेस रन ऑफ, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। का वैसे मतलब है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ लेक्स। इसमें न्यूट्रिएंट्स का एडिशन होता है, किसमें? लेक्स में। अगर न्यूट्रिएंट्स का एनरिचमेंट होगा लेक्स में, तो लेक्स में क्या ग्रोथ होगी? इट विल लेड टू द ग्रोथ ऑफ एल्गी। एल्गी मतलब वेरियस टाइप ऑफ फ्लोरा विल ग्रो, उसमें वेरियस फ्लोरा फौना टाइप की चीजें आ जाएंगी, किसमें? लेक्स में। और इसकी वजह से बहुत हार्म होता है, मैं आपको बताऊं, यूट्रोफिकेशन बहुत हार्म होता है। इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ लेक्स, दैट, और ये नेचुरली हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन। लेकिन अगर मैनमेड की तरीके से हो, मतलब ह्यूमन बीइंग मान लीजिए फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करके, है ना, और ये सब चीजें जो अपने न्यूट्रिएंट्स है ये लेक्स में ऐड ऑन कर दे, उसकी वजह से भी वहां पे एल्गी ग्रोथ होगी। बट वो मैनमेड है तो उसको कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो तो उसे कहते हैं कल्चरल यूट्रोफिकेशन। अब मैं आपको एक बेसिक लाइन बता दूं, अगर यूट्रोफिकेशन हो गया, मान लीजिए कि आपने देखा ग्रीन ग्रीन वाटर हो जाता है लेक्स में, तो मान लीजिए यूट्रोफिकेशन हो जाता है, तो क्या होगा बताइए? लाइट जो है क्या वो अंदर तक पहुंच पाएगी? नहीं। लाइट नहीं पहुंचेगी तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या पानी में ऑक्सीजन आ पाएगा? ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जबकि ऑर्गेनिजम्स जो है नीचे वो तो है ही, वो तो रेस्पायर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होगी? पानी में खत्म हो जाएगी, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो जनरली यूट्रोफिकेशन नाम तो लग रहा है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रहा है, बट एक्चुअली इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट रहता है इस पे, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो था एक्वेटिक इकोसिस्टम, मेजरली हमने बहुत कुछ यहां पर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हम वेटलैंड्स को डील करेंगे, कोरल रीफ है, एस्चुरी, डेल्टा है, बहुत सी चीजें जो आगे में डेल्ट करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट करें, इसमें हम इसका अगला पार्ट भी बनाएं। और आपको अगर नोट्स चाहिए, इसके हैंड रिटन नोट्स, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।